हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डेट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है फंक्शन का फंक्शन। ठीक है। जैसे कंपोजिट फंक्शन अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो उसमें क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के ऊपर अगर दूसरा फंक्शन अप्लाई कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। जैसे मैंने बोला साइन ऑफ कॉस एक्स। साइन ऑफ कॉस एक्स क्या है? ये कंपोजिट फंक्शन है। दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। e की पावर x के ऊपर अगर मैं साइन x का फंक्शन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? e की पावर साइन x बन जाएगा। ये बात ठीक है। तो e की पावर साइन x इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो देखो कंपोजिट फंक्शन में हमने लिखा, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा लेट f बी एनी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r। मतलब ये जो फंक्शन f है इसका डोमेन क्या रहेगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या रहेगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड g is any another function defined from r to r। फंक्शन f एंड फंक्शन g दोनों हमने r to r डिफाइन किया, मतलब दोनों फंक्शंस f एंड g का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एंड कोडोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। आर टू फंक्शंस। ठीक है। आप ऐसे देखो, ये हमारा एक सेट, दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस सेट के अंदर x है। ठीक है। ये भी मेरा एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। इस रियल नंबर से रियल नंबर में मैंने एक फंक्शन fx डिफाइन किया, फंक्शन f डिफाइन किया। ठीक है। इसको फंक्शन f बोल दो। ये फंक्शन अगर f डिफाइन किया है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है। अब इस fx के ऊपर अगर मैंने एक फंक्शन g अप्लाई कर दिया, इस fx के ऊपर एक फंक्शन g अप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा g ऑफ fx। ये बात ठीक है। यहां से यहां तक ये फंक्शन क्या बोलोगे आप इसको? दिस इज जी ओ एफ। जी ओ एफ। ठीक है। अच्छा ऐसे देखो, जी ओ एफ ऐसे लिखो या जी ओ एफ एक्स ऐसे लिखो, एक ही बात है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जी ऑफ एफ एक्स। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जी ओ एफ का मतलब क्या है? जी ओ एफ इज जी ऑफ एफ एक्स। कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट आप ऐसे देखो, सपोज ये मेरा एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जिसके अंदर कोई एलिमेंट x रखा हुआ है। ठीक है। ये एक दूसरा सेट है विच इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इस पहले सेट से दूसरे सेट में मैंने r टू r में मैंने एक फंक्शन g अप्लाई किया। मैंने ये फंक्शन g किसके ऊपर अप्लाई किया है? x के ऊपर अप्लाई किया है। तो इनपुट तो मेरा x है, आउटपुट में क्या मिलेगा? gx मिलेगा। gx मिलेगा मेरे को आउटपुट में। अब मान लो एक और सेट है विच इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इस सेट से इस सेट में मैंने फंक्शन f डिफाइन किया, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा? अब आप ऐसे देखो, इस फंक्शन f के लिए मेरा इनपुट तो रहेगा g ऑफ x। फंक्शन f के ऊपर अगर मैं इनपुट डालूं g ऑफ x तो आउटपुट में क्या मिलेगा? f ऑफ gx मिलेगा। दिस इज f ऑफ gx। ये फंक्शन क्या आ गया? दिस इज f o g। इसको हम बोलेंगे f o g और f o g x। या हम इसको बोल सकते हैं f ऑफ gx। एक ही बात है। ये बात ठीक है। तो देखो अभी तक क्या हो रहा है कि एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में मैंने एक फंक्शन f डिफाइन किया। डोमेन के अंदर एक एलिमेंट रखा हुआ है x, उसके ऊपर अगर मैंने फंक्शन f अप्लाई किया तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा? आउटपुट में मेरे को मिलेगा fx। अब ये fx मेरे g के लिए इनपुट हो जाएगा, g वाले फंक्शन के लिए इनपुट हो गया। तो g वाले फंक्शन में अगर मैं इनपुट डालता हूं fx तो आउटपुट में क्या मिलेगा? g ऑफ fx। g ऑफ fx ही तो मिलेगा। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूं कि इनपुट x पे मैंने gof वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया।
इनपुट x के ऊपर अगर मैं GOF वाला फंक्शन अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? इनपुट x के ऊपर अगर मैं GOF वाला फंक्शन अप्लाई करूंगा तो g of fx मिल जाएगा। ये बात ठीक है? तो GOF एक फंक्शन है एंड g of fx उसका एक वैल्यू है। ठीक है, ये डायग्राम समझ आना चाहिए। ऐसी अगर इनपुट x के ऊपर मैंने फंक्शन g अप्लाई किया तो g of fx मिलेगा। अब ये g of fx फंक्शन f के लिए तो इनपुट का काम कर रहा है, मतलब ये तो फंक्शन f के डोमेन में लाई करने वाला एक एलिमेंट है g of x। फंक्शन f के अंदर अगर मेरा इनपुट जाएगा g of x तो आउटपुट में क्या मिलेगा? f of gx, और ये फंक्शन क्या आ जाएगा? fog। इसका मतलब ये है कि इस इनपुट x के ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया fog वाले फंक्शन के लिए इनपुट अगर x है तो आउटपुट में क्या मिलेगा? f of gx। ये बात ठीक है? आगे आप ऐसे देखो, सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा, देखो सेकंड पॉइंट आप ऐसे देखो, मैंने लिखा g of f या g of fx। अच्छा, जब मैं g of fx लिखूंगा तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले मैं इनपुट डालूंगा, x का वैल्यू जो मैं डालूंगा इनपुट, वो किसके लिए इनपुट होगा? मतलब मान लो मैंने x का वैल्यू 2 उठा के डाला, तो वो 2 किसके लिए इनपुट है? वो fx के लिए इनपुट रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने x का वैल्यू 2 उठा के डाला तो ये क्या बन जाएगा? g of f2, यही तो बनेगा। तो जो मैं इनपुट डालूंगा वो किसके लिए इनपुट होगा? वो पहले इनपुट होगा f के लिए, और fx जो आउटपुट देगा फिर वो g के लिए इनपुट होगा। ठीक है, तो g of fx is defined when codomain of fx should be a subset of, ये सबसेट का साइन है, ठीक है, should be a subset of domain of gx। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, कि जो भी मैं इनपुट डालूंगा, जो भी मैं x का वैल्यू इनपुट डालूंगा वो f के लिए इनपुट होगा, और fx जो आउटपुट देगा फिर वो g के लिए इनपुट होगा। ये बात ठीक है? तो fx जो मेरे को आउटपुट देगा उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो g के लिए वैलिड इनपुट ना हो। ठीक है, आप ऐसे देखो, जैसे g के लिए, g वाला जो फंक्शन है उसके लिए डोमेन हो गया मान लो 1 2 3 4 5, gx के लिए डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। gx वाले फंक्शन के अंदर जो इनपुट जाएगा वो वैलिड इनपुट कब होगा? 1 2 3 4 5। इसके अलावा कोई भी वैल्यू जाएगी तो वो gx के लिए वैलिड इनपुट नहीं होगा। अब fx जो आउटपुट देगा वो gx के लिए इनपुट होगा। fx ने मान लो 10 दे दिया, मैंने x का वैल्यू कुछ डाला और fx ने 10 दे दिया आउटपुट। अब वो 10 तो g के लिए इनपुट जाएगा ना, वो 10 जो fx जो आउटपुट देगा, fx ने 10 दे दिया, 10 जाएगा g के लिए इनपुट। बट gx वाला फंक्शन तो 10 पे डिफाइंड ही नहीं है, 10 पे आउटपुट ही नहीं देगा, क्योंकि gx की डोमेन के अंदर 10 नहीं है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं g of fx डिफाइन तब होगा जब फंक्शन fx जो आउटपुट देगा, फंक्शन fx जो आउटपुट देगा वो gx वाले फंक्शन के डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। ये बात ठीक है? मान लो fx ने कोई ऐसा आउटपुट दे दिया जिसपे gx डिफाइंड ही नहीं है, जो gx के डोमेन में ही नहीं है, तो फिर ये g of fx डिफाइंड होगा? नहीं होगा। ये बात ठीक है? तो इसके लिए हम देखो, मैंने चलो लिख दिया, इसमें कुछ ऐसा होगा, आउटपुट ऑफ fx विल बी, जो fx आउटपुट देगा वो क्या रहेगा? विल बी इनपुट फॉर gx, gx के लिए इनपुट होगा। तो fx के सारे आउटपुट gx के लिए वैलिड इनपुट होने चाहिए। मतलब fx जो भी मेरे को आउटपुट जनरेट करके दे रहा है वो gx के लिए वैलिड इनपुट होना चाहिए। वैलिड इनपुट का मतलब है उसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि डोमेन ही तो होता है सेट ऑफ ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। gx का जो डोमेन होगा वही सारी डोमेन के, gx की डोमेन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, fx वही आउटपुट जनरेट करके देना चाहिए। ठीक है, fx ने मान लो कोई ऐसा आउटपुट जनरेट कर दिया जिसके लिए gx डिफाइंड ही नहीं है,
जो gx की डोमेन के अंदर नहीं है, तो g ऑफ fx डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि अच्छा fx मेरे को क्या आउटपुट जनरेट करके देगा, जो उसकी कोडोमेन होगी। fx जो भी आउटपुट जनरेट करके देगा वो अपनी कोडोमेन के अंदर से ही तो देगा, कोडोमेन में से ही तो आउटपुट आता है। तो fx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि f ऑफ g अगर मैं लिखूं f ऑफ gx कब डिफाइन होगा, f ऑफ gx इज डिफाइंड व्हेन। अच्छा अब आप इसमें ऐसे देखो कि इनपुट में डालूंगा, मान लो मैंने x का वैल्यू 5 डाला, तो वो 5 किसके लिए इनपुट होगा, gx के लिए इनपुट होगा 5। अब gx जो आउटपुट मेरे को जनरेट करके देगा वो मेरे f के लिए इनपुट होगा, ये बात ठीक है। तो gx कोई f ऑफ gx को डिफाइन होने के लिए gx कोई ऐसा आउटपुट जनरेट करके नहीं देना चाहिए जो f के लिए इनवैलिड इनपुट हो या वैलिड इनपुट ना हो। तो gx का जो कोडोमेन है, gx का कोडोमेन बोलने का मतलब है कि gx जो आउटपुट जनरेट करके देगा, gx जो आउटपुट देगा वो अपनी कोडोमेन में से ही तो देगा, कोडोमेन के अंदर से तो आउटपुट आते हैं। तो gx का जो कोडोमेन है वो fx के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मान लो fx की डोमेन के अंदर 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो gx जो मेरे को आउटपुट जनरेट करके देगा, अच्छा gx जो आउटपुट जनरेट करके देगा वो f के लिए इनपुट होगा। तो gx जो आउटपुट जनरेट करके देगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से ही कोई होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए या 12 नहीं होना चाहिए या -1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर gx ने आउटपुट में जनरेट करके -1 दे दिया या 11 दे दिया तो 11 तो वैलिड इनपुट है ही नहीं f के लिए, या -1 तो वैलिड इनपुट है ही नहीं f के लिए। तो f ऑफ gx को डिफाइन होने के लिए हम ये बोलेंगे कि gx का जो आउटपुट है वो f के लिए इनपुट होगा, ये बात ठीक है ना। gx जो आउटपुट जनरेट करके देगा वो फंक्शन f के लिए इनपुट है। तो gx कोई ऐसा आउटपुट जनरेट करके नहीं देना चाहिए जो f की डोमेन के अंदर ना हो, ये बात ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि कोडोमेन, gx का जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ gx should be a subset of domain of fx। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखेंगे इसके बाद। फर्स्ट रिजल्ट मैंने लिखा FOG is not equal to GOF, composition is not associative, नहीं कम्यूटेटिव, कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अच्छा कुछ स्पेशल केस में आ सकता है f ऑफ g और g ऑफ f बराबर आ सकता है, बट इन जनरल FOG एंड GOF वाले फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, मान लो FOG डिफाइंड है तो GOF जरूरी थोड़ी ना डिफाइंड हो, ठीक है। सेकंड आप ऐसे देखो, सपोज a में f मेरे पास एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, g एक फंक्शन है जो सेट b से सेट c में डिफाइन किया गया है, h एक फंक्शन है जो सेट c से सेट d में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ f ऑफ g ये डिफाइंड होगा या नहीं होगा। अच्छा f ऑफ g को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ। f ऑफ g को डिफाइन होने के लिए g का जो इनपुट है वो f के लिए आउटपुट होगा, हाँ ठीक है। तो gx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ, gx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। अब आप मेरे को ये बताओ, देखो सेट a से सेट b में डिफाइन कर दिया फंक्शन f, b से c में g डिफाइन किया, c से d में h डिफाइन किया, f ऑफ g डिफाइन होगा या नहीं होगा। f ऑफ g को डिफाइन होने के लिए हम क्या लिखेंगे, gx का कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ gx should be a subset of domain of fx।
तो ऐसा तो अच्छा, यहाँ पे gx का कोडोमेन क्या है? gx का कोडोमेन है c, fx का डोमेन क्या है? a। तो ये दो अलग अलग सेट हैं, तो f ऑफ g इन जनरल तो नहीं होगा डिफाइन, ठीक है। GOF डिफाइन होगा, GOF डिफाइन होगा क्योंकि fx का जो कोडोमेन है वो gx के डोमेन के बराबर है। GOF को डिफाइन होने के लिए देखो, आप ऐसा सोचो, GOF को डिफाइन होने के लिए fx का जो आउटपुट होगा वो g के लिए इनपुट होगा, तो fx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। fx का कोडोमेन क्या है बताओ, यहां से फंक्शन f कहां से कहां डिफाइन किया गया है? देख लो, फंक्शन f का डोमेन क्या है? सेट a, कोडोमेन क्या है? सेट b। g का डोमेन क्या है? सेट b, कोडोमेन क्या है? सेट c। h का डोमेन c, सेट c एंड कोडोमेन सेट d। तो GOF ये तो डिफाइन होगा, GOF डिफाइंड होगा क्योंकि fx का जो कोडोमेन है वो सेट b है और gx का जो डोमेन है वो भी सेट b है, तो ठीक है, बिल्कुल डिफाइन होगा। ठीक है, h ऑफ g बता दो, h ऑफ g भी डिफाइंड होगा ऐसे ही। h ऑफ g को डिफाइन होने के लिए gx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ h। gx का कोडोमेन क्या है? c है, और h का डोमेन क्या है? c है। ये दिख रहा है आपको, ये पैटर्न दिख रहा है इसका, ये c और ये c, ये c दोनों सेम दिख रहे हैं ना, इसीलिए h ऑफ g डिफाइंड है। g ऑफ h जरूरी नहीं है कि डिफाइंड हो, g ऑफ h के लिए hx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, जो कि जरूरी नहीं है, ये दो अलग अलग सेट है b एंड d, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो? तो देखो मैं ये लिख सकता हूं, h of g of f, this will be equal to h of g of f। ये बात ठीक है? तो यहां पे क्या आ गया? कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो आ गया ना। ये कुछ वैसे ही है कि जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव तो नहीं होता है बट एसोसिएटिव होता है, वही चीज है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब कोई बच्चा ये बोले कि मैं तो g ऑफ f पे ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ, मतलब इसको वो ऐसे लिखना चाहता है, g ऑफ, मतलब ऐसे h ऑफ f ऑफ g, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना, ऐसे तो लिख नहीं सकते। ठीक है, जो भी फंक्शन आप बना रहे हो, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने g ऑफ f बनाया, तो ये डिफाइन तो होना चाहिए ना। h ऑफ g बनाया है, डिफाइन तो होना चाहिए, डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर तो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी ना। जैसे मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम एसोसिएटिव बोलते हैं, तो उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कंपैटिबल होना चाहिए ना। h ऑफ g of f एंड h ऑफ g of f, इसमें g of f एंड h ऑफ g डिफाइन तो होना चाहिए। अच्छा इसके बाद क्या है? g of f डिफाइंड हो गया, g of f आ गया, और g of f वाला फंक्शन फिर h के साथ कंपोजिट होना चाहिए, या h ऑफ g वाला फंक्शन फिर f के साथ कंपोजिट होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जितने भी फंक्शंस लिखे गए हैं वो डिफाइंड है। ये बात ठीक है? थर्ड, और कुछ रिजल्ट्स लिख लिए, बहुत आसान है। देखो सपोज a हमारे पास एक सेट f, एक सेट है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, g एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट c। अब आप मेरे को बताओ f o g डिफाइंड होगा या g o f डिफाइंड होगा? f o g को डिफाइंड होने के लिए gx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, तो बताओ ये होगा? gx का कोडोमेन क्या है? सेट c, f का डोमेन क्या है? सेट a, दोनों अलग अलग सेट है, तो ये तो होगा नहीं। GOF के को देख लो, GOF के लिए f का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तो f का कोडोमेन तो सेट b है, और g का कोडोमेन, f का कोडोमेन एंड g का डोमेन ये भी सेट b है, तो ये तो पक्का डिफाइंड होगा। GOF इज डिफाइंड होगा, तो ठीक है। GOF के बारे में हम कमेंट करेंगे, GOF वाला जो फंक्शन होगा विल बी 1 1 इफ
एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर 1 1। नहीं, इसको हम लिखेंगे, हाँ ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट मैंने लिखा इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ 1 1 फंक्शन, देन एफ ओ जी तो डिफाइंड ही नहीं है, जी ओ एफ विल बी 1 1 फंक्शन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ एफ एक्स एंड जी एक्स वो आर बोथ, अगर दोनों ऑन टू फंक्शन है देन जी ओ एफ विल बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो देखो एफ एक्स एंड जी एक्स अगर दोनों 1 1 फंक्शन है, एफ एक्स भी 1 1 है, जी एक्स भी 1 1 है, एफ ओ जी तो डिफाइंड ही नहीं है, एफ ओ जी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, एफ ओ जी इज नॉट डिफाइंड, मतलब मे और मे नॉट बी डिफाइंड ना। ठीक है, दोनों अलग अलग सेट है ना, सेट ए अलग सेट है, सेट सी अलग सेट है, तो इसीलिए एफ ओ जी डिफाइंड नहीं है, जीओ एफ डिफाइंड है, जीओ एफ के बारे में हम कमेंट कर रहे हैं, जीओ एफ विल बी, तो अगर दोनों 1 1 है तो जीओ एफ भी 1 1 होगा, दोनों ऑन टू है तो जीओ एफ भी ऑन टू होगा। फिर हम ये बोल सकते हैं इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ बाइजेक्टिव, दोनों बाइजेक्टिव हैं, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू बोथ फंक्शन, देन GOF विल बी बाइजेक्टिव। आसान है, देख लो, एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों अगर 1 1 है तो GOF भी 1 1 होगा, दोनों अगर ऑन टू है तो GOF भी ऑन टू होगा, दोनों अगर बाइजेक्टिव है तो GOF भी बाइजेक्टिव होगा। नेक्स्ट रिजल्ट हमने लिखा, लेट फंक्शन f डिफाइन किया सेट a से सेट b में, एंड फंक्शन g डिफाइन किया सेट b से सेट a में। ये बात ठीक है, आर एनी टू फंक्शंस सच दैट, ठीक है, अभी तक ठीक है ना। देखो पहली प्रॉपर्टी हमने बोला नॉट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव होगा बट एच ऑफ जी एंड जी ओ एफ ये डिफाइन तो होना चाहिए ना। डिफाइन कब होगा, एच ओ जी डिफाइन कब होगा, एच ऑफ जी एक्स डिफाइन कब होगा, व्हेन जी एक्स का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एच। जी ओ एफ डिफाइन कब होगा, व्हेन कोडोमेन ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, फिर हमने बोला कि 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव बोल दिया, दोनों फंक्शन अगर 1 1 है तो 1 1 होगा, दोनों ऑन टू है तो ऑन टू होगा, दोनों 1 1 भी है ऑन टू भी है तो फिर वो मेरा GOF भी 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। अब आप ऐसे देखो, फंक्शन f डिफाइन किया सेट a से सेट b में, g डिफाइन किया सेट b से सेट a में, तो अब आप इसके अंदर मेरे को ये बताओ, आपका FOG एंड GOF दोनों फंक्शन डिफाइंड होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, FOG को डिफाइन होने के लिए GX का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। GX का कोडोमेन क्या है, GX का कोडोमेन है सेट A, शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F A है, तो ये तो पक्का डिफाइंड है। GOF को डिफाइन होने के लिए FX का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, FX का कोडोमेन क्या है, B है, और GX का कोडोमेन, हाँ सॉरी, GOF को डिफाइन होने के लिए FX का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, FX का कोडोमेन क्या है, सेट B, GX का डोमेन क्या है, सेट B, तो ये भी डिफाइंड होगा, दोनों डिफाइंड होंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, तो सेट A to B एंड B to A, जब इस तरह के दो फंक्शंस आ जाएं तो वो पक्का, उसमें क्या होगा, FOG एंड GOF दोनों डिफाइंड होंगे। तो देखो पहला रिजल्ट मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, GOF अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, ठीक है, ठीक है, ऐसे देखो GOF इसका मतलब है G ऑफ FX, या इसको मैं लिख सकता हूं G ऑफ FX। अब ये जो GOF है, ये अगर
आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, इसके अंदर मेरे को ये बताओ, इसके अंदर जो मैं इनपुट डालूंगा वो कहां से आएगा? सेट, कौन से सेट से आएगा? जो मैं इनपुट डालूंगा वो f के लिए इनपुट होगा ना। GOF वाले फंक्शन के अंदर जो मैं इनपुट डालूंगा वो कौन से फंक्शन के लिए इनपुट होगा? वो f के लिए इनपुट होगा। तो f के लिए जो मैं इनपुट डालूंगा, f के लिए वैलिड इनपुट मेरे को कहां से मिलेंगे? सेट A से मिलेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम यहां से ये बोलेंगे GOF अगर आइडेंटिटी आ जाए, GOF अगर आइडेंटिटी आ जाए तो f is 1 1 function and g is onto function। ठीक है, इसी तरीके से FOG अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अच्छा, FOG के अंदर जो मैं इनपुट डालूंगा वो g के लिए इनपुट होगा। g का इनपुट तो सेट B से नहीं आएगा, सेट B का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम ये बोलेंगे कि g आ गया 1 1 एंड f आ जाएगा onto। ठीक है, अगर GOF आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया सेट ए के। अच्छा, सेट ए का आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों लिख रहे हैं हम? सेट ए का आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि GOF वाले फंक्शन के अंदर जो मैं इनपुट डालूंगा वो कौन से सेट से आएगा? वो सेट ए से आएगा, क्योंकि वो इनपुट होगा सेट फंक्शन f के लिए। ठीक है, GOF अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए के बराबर आ गया एंड FOG अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट B के बराबर आ गया, तो यहां से हम बोलेंगे F एंड G। हाँ, यहां से हम ऐसा बोलेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशंस को मिला दो, फर्स्ट वाली एंड ए एंड बी, दोनों कंडीशंस को मिला दोगे तो क्या बोलोगे? दोनों कंडीशंस को मिला दोगे तो आप बोलोगे, देखो पहली वाली कंडीशन अगर GOF आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आइडेंटिटी I ऑफ A इसका मतलब क्या है अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, GOF अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो F11 G on 2, GOF FOG अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो G11 एंड F on 2। ये बात ठीक है? ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस आ जाएं तो F is 1 1 एंड on 2 दोनों आ जाएगा। तो इसका मतलब है F is बाइजेक्टिव, F आ जाएगा बाइजेक्टिव। G भी आ जाएगा 1 1 एंड on 2, G आ जाएगा 1 1 एंड on 2, तो G is बाइजेक्टिव, G भी बाइजेक्टिव आ जाएगा। तो यहां से हम ये बोलेंगे दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हैं। दोनों बाइजेक्टिव होने का मतलब है दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से देखो हम ये क्लेम करेंगे कि F का इनवर्स तो G होगा एंड G का इनवर्स F होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज जो है ना, अभी काफी सारे बच्चों को ना इसमें डाउट आ रहा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये इनवर्स G के बराबर कैसे आया। तो इसी को, कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम अगला टॉपिक करेंगे अपना इनवर्स फंक्शन। तो ये जो रिजल्ट्स है ना, ये इनवर्स फंक्शंस में बहुत अच्छे से, ये 4th पॉइंट जो है आपका, इस 4th पॉइंट पे ही हमारा पूरा एक टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, दिस इज इनवर्स फंक्शन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो उस टॉपिक के अंदर हमें ये बस 4th पॉइंट ही डिस्कस करना है पूरी डिटेल में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट और ये इनवर्स कैसे आ रहा है वो सारी चीजें आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको और अगर समझना है तो ऐसे समझ लो, f ऑफ gx अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आप x मान लो, आइडेंटिटी एलिमेंट x होता है। ठीक है, f ऑफ g, तो इसका मतलब यह है कि FOG अगर x के बराबर आ जाए एंड g ऑफ fx ये भी x के बराबर आ जाए, मतलब GOF भी x के बराबर आ जाए। x के बराबर मैं तब बोलूंगा जब g के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। f के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो यहां से फिर मैं ये बोलूंगा कि gx क्या आ जाएगा? f इनवर्स x के बराबर। यहां से fx क्या आ जाएगा? g इनवर्स x के बराबर। ठीक है,
जैसे मैट्रिक्स में आपने किया ना, a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, a इंटू बी अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो b इंटू ए भी आइडेंटिटी आता है, ये पक्की बात है। ठीक है, वहां तो चलो अलग बात है, वहां तो हमने ये बोला था ए बी अगर a इंटू बी अगर आइडेंटिटी आ जाए एंड b इंटू ए भी आइडेंटिटी आ जाए तो a का इनवर्स b होगा, b का इनवर्स a होगा, वैसी ही कुछ चीज है। ठीक है, अच्छा यहां देखो, वहां तो हमने बोला था कि a इंटू बी का प्रोडक्ट, a और b मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए तो b इंटू ए अपने आप आइडेंटिटी आता है, ये पक्की बात है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ f ऑफ g अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया, मान लो x के बराबर आ गया, x मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि gx वाले g के लिए, g वाले फंक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज x है, तो f ऑफ g अगर x आ जाए तो g ओ f x आएगा, ये पक्की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे वहां पे हमने बोला था ना, ए बी अगर आइडेंटिटी आ जाए तो b इंटू ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स में हमने बोला था a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए तो b इंटू ए का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी आएगा, ये पक्की बात है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, एफ ओ जी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट x के बराबर आ गया तो जी ओ एफ भी आइडेंटिटी एलिमेंट x के ही बराबर आए, ये पक्की बात नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, एफ ओ जी x आ जाए और जी ओ एफ भी x आ जाए तब एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये बात ठीक है। इस पे अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। f and g are two functions defined from R to R, रिस्पेक्टिवली फंक्शन fx दिया गया है, फंक्शन gx दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि, चलो ठीक है पहले सेकंड करेंगे, ठीक है पहले सेकंड करते हैं। f फंक्शन f का ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, ये g का डोमेन का सेट दिया हुआ है एंड ये कोडोमेन का सेट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप ऐसे देखो, GOF निकालना है ना हमें, GOF तो डिफाइन होने के लिए, GOF टू बी डिफाइंड, GOF को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, क्या कंडीशन होनी चाहिए? fx का जो आउटपुट होगा वो g के लिए इनपुट होगा, तो fx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तो मैंने लिखा कोडोमेन ऑफ fx शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तो ये कंडीशन चेक कर लो, ये तभी GOF डिफाइन होगा, अदरवाइज तो GOF डिफाइन ही नहीं होगा अगर ये कंडीशन वायलेट हो गई मेरी। fx का कोडोमेन कहाँ है, ये रहा fx का कोडोमेन, gx का डोमेन, हाँ gx का डोमेन ये रहा, तो ये जो दोनों सेट मैंने सर्कल किए हैं, ये दोनों मतलब ये fx का जो ये कोडोमेन है ये इसका सबसेट है क्या? अच्छा ये दोनों बराबर बन गए तो भी तो सबसेट होता है, मतलब सबसेट तो हुआ ही ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे 3 4 5 9 लिखा है, यहाँ पे भी 3 4 5 9 लिखा है, तो ये वाला इसको अगर मैं a नाम दे दूं और इसको अगर मैं b नाम दे दूं, fx के कोडोमेन को मैंने सेट a बोल दिया, gx के डोमेन को मैंने सेट b बोल दिया, तो a वाला सेट b वाले सेट का सबसेट है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे 9 नहीं लिखा होता, सेट a के अंदर 9 नहीं लिखा होता तो ये सबसेट होता, तो भी सबसेट होता। अगर मान लो 3 4 5 9 और 10 भी लिखा होता और यहाँ पे तो 3 4 5 9 ही लिखा है, तब सबसेट नहीं होता। किसी सेट के जब मैं सबसेट निकालता हूं तो सबसेट निकालते हुए वो कंप्लीट सेट भी तो आता है एक बार, तो ए और बी सेट अगर बराबर है तो ए सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ट्रू। ठीक है, तो देखो ये तो ट्रू आ गया ना, तो GOF डिफाइन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। A set A is a subset of set B because set A is equal to set B, दोनों बराबर हैं इसीलिए सबसेट तो हो गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, GOF बनाना है। अब आप मेरे को ये बताओ GOF वाला जो फंक्शन होगा वो कहां से कहां डिफाइन होगा, कौन से सेट पे डिफाइन होगा, ये बता सकते हो? आप ऐसे देखो, जो आप इनपुट डालोगे वो किसके लिए इनपुट होगा? GOF के लिए इनपुट होगा, जो इनपुट डालोगे वो GOF के लिए इनपुट होगा ना? नहीं सॉरी,
जो आप इनपुट डालोगे वो f के लिए इनपुट होगा। तो f के लिए वैलिड इनपुट क्या होता है? f के लिए वैलिड इनपुट, तो f का डोमेन उठा लो 2 3 4 5, ये तो आगे वैलिड इनपुट। GOF वाले फंक्शन के अंदर जो भी आप x का वैल्यू, जो भी आप इनपुट डालने वाले हो वो f के लिए इनपुट होगा। तो GOF का डोमेन तो आएगा f के डोमेन से, और GOF का कोडोमेन आएगा G के कोडोमेन से। ये बात ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 7 11 एंड 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये दिख रहा है ना? ये तो आ जाएगा GOF वाले फंक्शन का डोमेन, एंड ये आ जाएगा GOF वाले फंक्शन का कोडोमेन। क्योंकि आप ऐसे देखो ना कि GOF के अंदर जो मैं इनपुट डालूंगा वो f के लिए इनपुट होगा। तो f के लिए वैलिड इनपुट क्या क्या है 2 3 4 5। अब fx जो आउटपुट देगा मेरे को वो मेरे g के लिए इनपुट होगा। तो fx जो आउटपुट देगा, fx देखो f के लिए मैंने इनपुट डाला 2 3 4 5, f के अंदर मैंने इनपुट डाला 2 3 4 5, तो f मेरे को आउटपुट देगा 3 4 5 9। अब ये 3 4 5 9 इनपुट जाएगा g के लिए, और g के लिए वैलिड इनपुट यही तो होता है 3 4 5 9। ये देखो सीक्वेंस कैसे बन रहा है, GOF को डिफाइन होने का सीक्वेंस कैसे बन रहा है, ये देख लो। सबसे पहले मैंने x का वैल्यू इनपुट डाला, इनपुट किसके लिए जाएगा? इनपुट f के लिए। तो f के लिए वैलिड इनपुट क्या क्या होता है 2 3 4 5, जो इसका डोमेन है। तो GOF वाले फंक्शन के अंदर मैं इनपुट डालूंगा 2 3 4 5। हाँ, तो f के लिए इनपुट जाएगा 2 3 4 5, fx आउटपुट देगा 3 4 5 9। अब ये जो fx ने जो आउटपुट देगा 3 4 5 9, ये gx के लिए इनपुट जाएगा, और gx के लिए वैलिड इनपुट देखो यही तो होता है 3 4 5 9। तो मैच कर रहा है ना ये। और फिर fx जो आउटपुट देगा वो g के लिए इनपुट जाएगा। gx आउटपुट क्या देगा मेरे को 7 11 15 में से कोई एक आउटपुट देगा। तो ये फंक्शन यहां से यहां तक डिफाइन है। ये इसका डोमेन हो गया एंड ये इसका कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो देखो GOF के अंदर मैंने इनपुट डाला 2, फिर मैंने GOF के अंदर इनपुट डालूंगा 3, फिर एक बार इनपुट 4 जाएगा, और फिर एक बार इनपुट 5 जाएगा। GOF के लिए वैलिड इनपुट क्या क्या है 2 3 4 5 ही तो है। तो ये आ जाएगा G of F2, ये आ जाएगा G of F3, ये आ जाएगा G of F4, ये आ जाएगा G of F5। F2 बता दो। F के अंदर इनपुट 2 जाएगा, तो F of 2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, G of 3। ठीक है, F3 कितना दिया हुआ है हमें, F3 4 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ठीक है, G of 4 दिया हुआ है। F of 4 इज, F of 4 हमें दिया हुआ है 5, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज 5। F of 5 हमें दिया हुआ है, ये भी 5 दिया हुआ है। F of 4 एंड F of 5 दोनों 5 के बराबर दिए हुए हैं, तो ये भी 5 आ जाएगा। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलो अब आप देखो G of 3 मिलेगा 7, G of 4 मिलेगा 7, G of 5 11, G of 5 11। तो GOF वाला फंक्शन आ जाएगा, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। GOF वाला फंक्शन, इनपुट 2 डालने पे आउटपुट 7 मिला, तो 2,7 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। 3 डालने पे 7 मिला, तो 3,7 आ जाएगा। 2,7 3,7। 4 डालने पे आउटपुट क्या मिला, GOF के अंदर मैंने इनपुट 4 डाला, तो आउटपुट क्या मिला 11 मिला। ये दिख रहा है ना? यहां से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, फिर 4 पे 11 मिला, 4,11 आ जाएगा। दिस इज 4, एंड फिर 5 डालने पे 11 मिला, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। fx दिया हुआ है x² + 3x + 1। चलो फर्स्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, पहले थर्ड देख लो। ठीक है, fx is cos x, gx is 3x²।
एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा, एफ एक्स अगर कॉस एक्स है, एफ एक्स अगर cos x है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो x को रिप्लेस कर देंगे cos x से, x को रिप्लेस कर देंगे gx से। देखो एफ एक्स है मेरे पास cos x, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए ना, तो x को gx से रिप्लेस कर दो तो cos ऑफ gx आ जाएगा। अब gx का वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा cos 3x²। तो ये आ गया एफ ऑफ जी। जी ओ एफ निकालना है तो आप पुट करोगे, आप देख लिखोगे इसको जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिख दिया। अब देखो जी एक्स है मेरे पास 3x², तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा? देखो यहां से मैं लिखना चाहता हूं जी ऑफ एफ एक्स लिखना है ना मेरे को, जी एक्स पता है एंड जी ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो मैं क्या करूंगा एक्स को रिप्लेस कर दूंगा एफ एक्स से, तो क्या आ जाएगा 3f(x²), यही तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3f(x²). अब एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो cos x, तो ये आ जाएगा 3cos x², ये आ गया 3cos²x। अब आप देख लो एफ ऑफ जी एंड जी एफ बराबर तो नहीं है, cos 3x², 3cos² के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फंक्शन एफ डिफाइन किया, रियल टू रियल, एफ एक्स दिया हुआ है x+3/2, जी एक्स दिया गया है 2x-3। जी वाला फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया है, ये भी रियल टू रियल डिफाइन किया है। एफ ऑफ जी एंड जी एफ निकालना है हमें, एफ ऑफ जी एंड जी एफ। ठीक है, तो देख लो। अच्छा, फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइन किया है, जी वाला फंक्शन भी रियल टू रियल डिफाइन किया है, तो अब आप मेरे को बताओ जीओ एफ को डिफाइन होने के लिए, जीओ एफ को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन आएगी? जीओ एफ को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एफ एक्स का कोडोमेन क्या है? आर। जी एक्स का डोमेन आर, तो ठीक है सबसेट है एक दूसरे का। ठीक है, जी एक्स है मेरे पास 2x-3, जी ऑफ एफ एक्स चाहिए तो x को रिप्लेस कर देंगे x को रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से, तो आ जाएगा 2f(x-3)। एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया x+3/2 -3, x 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा x+3 -3, ये आ गया x के बराबर, तो g ऑफ f आ गया x के बराबर। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम निकालेंगे f ऑफ g। f ऑफ g निकालने के लिए f ऑफ gx निकालेंगे। एफ एक्स तो है x+3/2, तो f ऑफ gx क्या होगा? एफ एक्स दिया हुआ है एंड एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो एफ एक्स के अंदर एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये बात समझ आ रही है? चलो लिख के दिखा दिया मैंने, देखो एफ एक्स के अंदर एक्स को मैंने जी एक्स से रिप्लेस किया, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा? जी एक्स प्लस 3/2, ये आ जाएगा जी एक्स प्लस 3/2। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू पुट करी 2x-3 प्लस 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, x आ जाएगा 2x/2, x आ गया। तो ये तो वही कंडीशन नहीं आ गई आइडेंटिटी वाली, इनवर्स वाली कंडीशन। तो देखो ये रिजल्ट तो हमने लिखा है ना, एफ ऑफ जी अगर x के बराबर आ जाए एंड जी ओ एफ भी x के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि f का इनवर्स g है एंड g का इनवर्स f है। ये इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम अगला टॉपिक जो है इनवर्स फंक्शन उसमें करेंगे। ठीक है, बट f का इनवर्स g होगा, g का इनवर्स f होगा, तो यही करना था हमें इस क्वेश्चन में, यही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। f एंड g आर एनी टू फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम r टू r। अच्छा, फंक्शन f r टू r डिफाइन किया है, g भी r टू r डिफाइन किया है, तो f ऑफ g, g o f, f o f एंड g of g सब कुछ डिफाइंड होगा, सारी कंडीशंस ना आपकी सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, चलो एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स है फर्स्ट का सॉल्यूशन। एफ एक्स हमें दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स हमें दिया गया है 2x-3। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है,
एफ एक्स तो पता है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। एफ एक्स के अंदर एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। अब जी एक्स का वैल्यू पुट कर दो, 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लोगे? सॉल्व तो कर लोगे। चलो ठीक है, इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म देख लो, यहाँ से कांस्टेंट टर्म आएगा +9, यहाँ से -9 और +1, तो +1 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। x वाला पार्ट देख लो, यहाँ से आएगा -6x प्लस 6x, कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, यहां से आएगा 2ab वाला टर्म, हाँ 2ab वाला टर्म आएगा -12x एंड +6x, तो -6x आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आप निकाल दो अच्छा, ये जो एक चीज मैं बताना भूल गया, फंक्शन f डिफाइन किया है R2R, g डिफाइन किया गया है R2R। तो देखो f ऑफ g को डिफाइन होने के लिए g का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, तो r इज अ सबसेट ऑफ r। ठीक है, सही है। अब हम GOF की बात करेंगे। GOF को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन आनी चाहिए? GOF को डिफाइन होने के लिए कंडीशन आएगी fx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो ठीक है, सही है। fx का कोडोमेन क्या है? r। gx का डोमेन क्या है? r। fx का कोडोमेन r है, gx का डोमेन r है, तो सही है। इसको हम लिखेंगे g ऑफ fx। gx मेरे पास है 2x माइनस 3, g ऑफ fx चाहिए तो gx के अंदर x को रिप्लेस करेंगे fx से, तो 2x माइनस 3 है ना, ये बन जाएगा 2fx माइनस 3। अब fx का वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट में हमें f ऑफ f निकालना है, इसका मतलब है f ऑफ fx, f ऑफ fx। अच्छा, f ऑफ f को डिफाइन होने के लिए fx का जो कोडोमेन होगा, fx का जो आउटपुट होगा वो वापस से f के लिए इनपुट होगा, तो fx का कोडोमेन f के डोमेन के बराबर होना चाहिए, नहीं सबसेट होना चाहिए। f ऑफ f को डिफाइन होने के लिए fx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। fx का कोडोमेन और डोमेन दोनों r आ रही है, तो वो एक दूसरे का सबसेट तो है ही। f ऑफ fx देख लो, fx पता है और fx के अंदर x को fx से रिप्लेस करेंगे। ये बात समझ पा रहे हो ना? लिख के दिखा दिया मैंने। fx है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आप एक काम करो, x को fx से रिप्लेस करो, तो ये क्या आ जाएगा? f ऑफ fx ही तो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा fx का स्क्वायर प्लस 3fx प्लस 1, ये आ जाएगा, देख लो। fx का वैल्यू पुट कर दो, fx का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस 3, fx का वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। इसको आगे इवेल्युएट तो कर लोगे ना, आगे इवेल्युएट कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, 4 डिग्री का एक क्यूबिक बना लेना। फोर्थ में मेरे को निकालना है g ऑफ g, हाँ g ऑफ g, इसका मतलब है g ऑफ gx निकालना है। तो देखो gx मेरे को दिया गया है 2x माइनस 3, मैंने x को रिप्लेस किया gx से, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस x बाय gx, तो g ऑफ x को x देखते ही gx लिख देंगे, g ऑफ gx इज इक्वल टू 2 gx माइनस 3, नहीं ये माइनस 3 पूरे पे ब्रैकेट नहीं आएगी, x को मैंने रिप्लेस किया ना gx से, तो ये 2 टाइम्स gx माइनस 3 ऐसे आएगा, ठीक है। अब gx का वैल्यू पुट कर दो, gx का वैल्यू 2x माइनस 3 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 6 एंड माइनस 3 इज माइनस 9, तो हमारा आंसर आ गया ये 4x माइनस 9। ठीक है, इसको तो इवेल्युएट कर लोगे, इसको तो आगे सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, स्टार्टिंग से देख लो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंडीशंस,
फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स। अच्छा बस जितना हमने किया है ना इतना भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये आपके लिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। थैंक यू।